गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना। उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा फंक्शन, सबसे पहले वी डिस्कस्ड वन वन फंक्शन, है ना। सबसे पहले हमने वन वन फंक्शन को पढ़ा था, उसके अंदर मैनी वन फंक्शन, वन वन मैनी वन, ऑन टू एंड इनटू, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ऐसे इन चारों फंक्शंस को हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन को हमें अगर प्रूव करना है या शो करना है कि गिवन फंक्शन आपके पास जो वन वन है या नहीं है, तो ये हम कैसे पता करते थे। इसको पता करना हमारे लिए बहुत आसान था। कैसे, हम क्या करते थे, लेट कर लेते थे। सबसे पहले मान लेते थे क्या कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, और फिर उसको सॉल्व करते थे। अगर इसको सॉल्व करने से आपके पास क्या आ जाता था, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता था, तो हम कहते थे हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है, वन वन फंक्शन है। और अगर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाता था तो हम कहते थे हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है, मैनी वन फंक्शन है। उसके बाद में मैं डिस्कस किया था ऑन टू फंक्शन को। तो मैंने आपको कहा था कोई भी फंक्शन जो होता है वो ऑन टू कब होता है, तो कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, हमें पता है एक फंक्शन जो है वो ऑन टू होता है कब, इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर फंक्शन की आपके पास रेंज जो है वो किसके इक्वल आ जाए, को डोमेन के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं तो फंक्शन जो है आपका है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब इक्वल नहीं आता है, रेंज और को डोमेन आपस में इक्वल नहीं आते हैं, देन द टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो ये चारों हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इससे थोड़ा और आगे चलेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस हम इन पे बेस्ड करेंगे। और देखिए आपकी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आपको रेंज का कंसेप्ट बताया था, आई थिंक सब स्टूडेंट्स को पता होगा। रेंज का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, देखो इस चीज में और आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अज्यूम द फंक्शन इक्वल्स टू वाई, है ना। आपको सबसे पहले फंक्शन को वाई के इक्वल कर लेना है। अब जो फंक्शन एक्स में है, एक्स मतलब वाई के इक्वल है, उसको क्या करना है, आपको वाई एक्स के इक्वल लेके आना है। ऐसा हर में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन के लिए आप ऐसा कर पाएंगे। कई फंक्शंस में आपको जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी स्टार्ट में, पहला लेक्चर जो अपना था, वहां पे मैंने आपको कहा था कि रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब हमारे पास होता है कि हमारे पास जो भी आउटपुट मिलता है, हमारे पास जो भी आउटपुट मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका रेंज होता है। जैसे सपोज करो कि मैंने आपको एक फंक्शन दिया, कुछ ऐसा एक सेट आपके पास ए है एंड इट इज डिफाइंड बाय 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इसका रेंज हम बात करते हैं तो ये ऐसा कुछ लिखा है कि 1,2 ये कोई फंक्शन फंक्शन बता रहा हूं, ऐसा 1,2 2,1 और 3,4 और 4,3 ऐसा कुछ लिखा है आपके पास। अब आपको पूछ लिया जाए कि ये फंक्शन जो आपके पास गिवन है, क्या ये वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इनटू है या नहीं। मैंने कल आपको बताए थे एल्जेब्रिक फॉर्म में, जैसे fx इक्वल्स टू 3x + 2। अगर ऐसा कोई फंक्शन आपके पास गिवन है और आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है वो वन वन है, मैनी वन है, ऑन टू है या इनटू है, तब हम कैसे बताते थे। वन वन के लिए हम क्या लेके चलते थे, हम मान लेते थे कि fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल्स टू fx2। और अगर हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता था तो हम कहते थे हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है, वन वन है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे इस फॉर्मेट में हमारे पास आ जाए, है ना, रोस्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास ऐसे कोई भी आ जाए, तो उसको हम कैसे बताएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो वन वन, मैनी वन, ऑन टू या इनटू है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। आपको बोला है फंक्शन इज डिफाइंड इन ए, फंक्शन इज डिफाइंड इन ए, इट मींस f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू a, a से a में डिफाइन है। तो यहां पर a आपके पास, यहां पे भी a होगा और यहां पे मैं समझने के लिए बता रहा हूं बस, a और a से a में डिफाइन है। a में कितना है, एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 एंड इन a 1 2 3 4। और फंक्शन आपके पास कैसे डिस्क्राइब्ड है, 1 जो है दैट इज मैप्ड विद 2, 2 इज मैप्ड विद 1, 3 इज मैप्ड विद 4 एंड 4 इज मैप्ड विद 3।
अब इस फंक्शन को देखकर आप बता सकते हो, यहां से ये जो फंक्शन जो डिफाइंड है इसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। 1 1 मतलब एक से कनेक्टेड है, आप ये से पता कर सकते हो। 1 केवल 2 से कनेक्टेड है ना, और 2 केवल 1 से कनेक्टेड है, 3 केवल 4 से कनेक्टेड है, और 4 केवल, सबका एक ही आंसर मिल रहा है, सबका एक ही आंसर मिल रहा है। 1 इज कनेक्टेड विथ 1, एक जो है वो एक के साथ कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है, 1 1 है। उसके बाद इसने पूछा ऑन टू है या इनटू है, तो कैसे बताएंगे, तब भी बहुत इजी है। कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन, कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, आपको पता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, है ना, तो यहां पे सेट बी की जगह सेट ए ही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोडोमेन कितना हो गया 1 2 3 4, और रेंज, रेंज मतलब जो आउटपुट आपको मिलेगा, तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है 1 2 3 4, तो यहां पर रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है, तो हम कह देंगे ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो कौन सा फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है? ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे हमारी बुक के। आपको रेंज नहीं भूलना है, जैसे मैंने बताया था, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे आएंगे जिनको देखकर हम पता कर पाएंगे कि हमारा जो फंक्शन हमें गिवन है वो 1 ऑन टू है या नहीं, क्यों हमें रेंज निकालनी पड़ेगी वहां पे। और रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे इक्वल्स टू y, एंड देन द फंक्शन विच इज इन x वी कन्वर्ट इट इनटू इन द फंक्शन ऑफ y। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.2, सबसे पहले हम 1.2 डिस्कस करेंगे, फिर 1.1 डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन r स्टार टेंड्स टू r स्टार। फंक्शन आपको कुछ ऐसे डिस्क्राइब्ड है, कैसे, शो दैट द फंक्शन f सच दैट r स्टार टेंड्स टू r स्टार डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और फंक्शन कैसे डिफाइन है, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज 1 1 एंड ऑन टू। आपको शो करना है कि यहाँ पे जो फंक्शन fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x दे रखा है, जो कि r से r में डिफाइन है, आपको बताना है कि ये 1 1 और ऑन टू है। सबसे पहले बात ये r स्टार क्या है, तो उसने लिखा है r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। r क्या है, r स्टार जो है वो ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है ना, बस जीरो वाला इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर्स है। ओके, नाउ लिसन, लुक इट बोर्ड, लुक, देखो सुनो, आपके पास क्या लिखा है सॉल्यूशन में, आपको बताना है द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द फंक्शन इज 1 1 और नॉट। टू शो a function is 1 1 or many 1, first we assume the given function, first we take fx1 is equal to fx2, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, let fx1 is equal to fx2, let fx1 is equal to fx2 for all x1 comma x2 belongs to r star, है ना, क्योंकि डोमेन है, और डोमेन हमेशा मैंने कहा था यहाँ पे जो लिखा होता है वो होता है। ओके, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, देन fx1 इज इक्वल टू x की जगह पे आपको क्या रिप्लेस कर देना, x1, तो x की जगह जैसे आप x1 रिप्लेस करेंगे ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x1, fx2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन x2, 1 अपॉन x2, क्रॉस मल्टीप्लाई, x2 इज इक्वल्स टू x1, तो fx1 since fx1 is equals to fx2, this implies x1 is equal to x2, therefore we can say the function fx is an onto function, is an 1 1 function, 1 1 function। बहुत इजी है, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है। आपको पता है कि जब भी हमें प्रूव करना हो तो गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट, देन फर्स्ट वी अज्यूम और वी टेक द फंक्शन, फर्स्ट वी टेक fx1 इक्वल्स टू fx2, देन वी ट्राई टू प्रूव दैट if fx1 is equal to fx2, then if fx1 is equals to fx2, है ना, और उसके आपको क्या मिल जाए, this implies x1 is equal to x2, then we say the function is 1 1 function। okay, second,
for onto or into function. For onto or into, first we need to find the range of the given function or domain of the given function. So first the domain of, sorry, codomain, the codomain of the given function fx, codomain of fx is कोडोमेन ऑफ फंक्शन fx क्या होगा? देखो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो लिखा होता है वो आपके पास क्या था? डोमेन होता है, और यहाँ पे जो लिखा होता है वो आपके लिए क्या होता है? कोडोमेन. तो कोडोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज, इट इज r स्टार, इट इज r स्टार, एंड द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन, रेंज ऑफ fx. तो देखो जरा, रेंज ऑफ fx बहुत इजी है. fx is described by 1 upon x, is defined by fx is defined by 1 upon x. We want to find the range of this function. So first we take the function is equal to y, then fx is equal to y, we will get y equals to 1 upon x. First we assume the given function is equal to y, hence we get y is equal to 1 upon x, 1 upon x. This function is in x. फंक्शन x में ना आपके पास, मैंने कहा था अगर y के इक्वल है तो फंक्शन किस में होता है? x में होता है. आपको किस में लाना है? आपको y में लाना है. तो जो x के इक्वल है उसे y के इक्वल लेके आना है, जो y के इक्वल है उसे किसके इक्वल लाना है? x के इक्वल. तो आप x को इधर ले आएंगे, y को इधर ले आएंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 1 अपॉन y. और मैंने कहा था अब इसका आपको डोमेन डिफाइन करना है, तो इसमें क्या पुट नहीं कर सकता मैं? इसमें y की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकता मैं, इसमें y की वैल्यू 0 नहीं रख सकते. तो इसका जो रेंज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? r माइनस 0. मतलब सब कुछ रख सकता हूं, बस क्या नहीं रख सकता मैं? 0 नहीं रख सकता. तो इसका रेंज कितना हो गया? रेंज हो गया इसका r माइनस 0. r माइनस 0 मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर इज r स्टार, नॉन जीरो रियल नंबर इज r स्टार. The domain of the function is r star and range is also r star. So we can say this function is an onto function. तो इसके नीचे लिख देंगे consequently this function is an onto function. Okay? अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं. देखो इसमें कुछ आगे और लिखा है क्या? Is the result true if the domain r star is replaced by n and codomain being same as r star? अब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है. क्या किया? अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो. उसने कहा है सेकंड पार्ट के अंदर कि इफ द डोमेन ऑफ fx इज रिप्लेस्ड बाय n, इसका जो डोमेन है उसको हम किससे रिप्लेस कर दे? n से कर दे. इफ द डोमेन ऑफ द fx इज रिप्लेस्ड बाय n और इसका कोडोमेन है ना रिमेन सेम, और अगर वो सेम रहता है, अब आपको बताना है कि फंक्शन अब 1 1 और ऑन टू है या नहीं. अब आपको बताना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं. तो देखो अब इसको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. देखो कैसे. सबसे पहले 1 1 के लिए मैं जल्दी से बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना बस, है ना. बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इसलिए कुछ अलग नहीं है. फॉर 1 1 फर्स्ट let fx1 is equal to fx2, fx1 equals to fx2 for all x1 x2 belongs to n, for all x1 comma x2 belongs to n, x1 comma x2 belongs to n. fx1 की वैल्यू हम पुट करेंगे. fx1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 अपॉन x1, एंड fx2 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन x2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n. तो आपके पास देखो हुआ क्या? अगर हमने फंक्शंस को इक्वल लिया तो हमारे पास x की वैल्यू जब इक्वल आ गई, तो वी कैन से दैट सिंस fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2. सो वी से दिस फंक्शन fx इज एन 1 1 फंक्शन. ओके नाउ फॉर onto function, to find onto function, for onto function we need to find the range of this function. सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा? इसका रेंज पता करना पड़ेगा. अब रेंज कैसे पता करेंगे? आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है. बोर्ड पे देखो सारे स्टूडेंट्स. रेंज, फॉर रेंज कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है सबसे पहले गिवन फंक्शन को आपको क्या करना है? y के इक्वल लेना है. तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, है ना. तो यहां से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 1 अपॉन y. अब थोड़ा समझना जरा यहाँ पे आप क्या करेंगे, या फिर इसको ऐसा नहीं करो, आपको बहुत इजीली आप ऐसे समझ सकते हो कि आप इसके अंदर डोमेन रखेंगे. अगर डोमेन की वैल्यू आप रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको रेंज की वैल्यू मिलेगी. आप डोमेन रखेंगे इसके अंदर और आपको रेंज मिलेगा. तो आप रख क्या क्या सकते हैं? डोमेन क्या है आपके पास? n. डोमेन क्या? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6.
आपने इसमें 1 रखा, इफ यू पुट x equals to 1 then you will find 1 upon 1 it is 1. If we put x equals to 2 then what we will get it is 1 upon 2. If we put x equals to 3 then we get 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5 and so on. ये मिलेगा आपको रेंज, आपको क्या मिलेगा 1, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5 ऐसे. और इसका कोडोमेन जो है, कोडोमेन कितना है आपके पास? कोडोमेन अभी भी R स्टार है, ऑल नॉन जीरो नंबर जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं, है ना. तो रेंज इस पर आपके पास है 1, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon, ये रेंज है और ये आपके पास कोडोमेन है, दोनों आपस में इक्वल है क्या? तो क्या लिखेंगे? सिंस रेंज, इसको रेंज पूरा लिख लो ना, रेंज, सिंस रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन और सबसेट ऑफ कोडोमेन. सो F is not onto in this case. So in this case F is not onto. अगर आपके पास, अगर हम रिप्लेस नहीं करते हैं R स्टार को विथ N, तो फंक्शन क्या था हमारे पास? 1, 1 and onto था. लेकिन if we replace the domain R स्टार with N then the function is 1, 1 but not onto. क्लियर है? बस थोड़ा सा इसमें क्या क्या ट्विस्ट उसने डाल दिया, क्या किया, बस उसके डोमेन को चेंज कर दिया था, किससे? आर स्टार को रिप्लेस कर दिया था एन से. इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर डोमेन एंड रेंज को समझाया था, डोमेन को डोमेन क्या होता है, कि अगर आपको यही पता नहीं होगा कि डोमेन को रिप्लेस किया है तो डोमेन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे. तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है, लेकिन आई थिंक अब सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि हम कैसे अच्छे से पता करेंगे कोई भी फंक्शन क्या है, और वो 1, 1 होगा, ऑन टू होगा, मैनी 1 होगा, इन टू होगा, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चेक द इंजेक्टिव एंड इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. आपको फॉलोइंग फंक्शंस के लिए क्या करना है? इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, आपको इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको बस देखना है कि ये 1, 1 ऑन टू है या नहीं. आप 1, 1 देखेंगे, ऑन टू देखेंगे, है ना. और अगर ऐसा हो, इन फंक्शन में आई थिंक प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको डोमेन और रेंज का और को डोमेन का कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है. एक्स स्क्वायर है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, लिखा क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो अब सबसे पहली बात तो इसमें आपको मिलेगा क्या? हमेशा पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, हमेशा पॉजिटिव नंबर. जैसे पहला क्वेश्चन है एफ सच दैट n टेंस टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल. ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया, चलो एक मैं करवाई देता हूं, अच्छे से देखना बोर्ड पे, है ना. सुनो देखो क्या लिखा है? f सच दैट n टेंस टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, और fx आपके पास कैसे डिफाइन है? fx डिफाइन है आपके पास x स्क्वायर. देखो मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना. देखो क्वेश्चंस को करना इतना मुश्किल नहीं होता. सबसे पहले आप वो क्वेश्चन आपको कहना क्या चाह रहा है, उसमें जो जो आपको टर्म्स दे रखे हैं वो टर्म्स कौन कौन से हैं आपको वो पता होने चाहिए. तो देखो इसने कहा क्या, इसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर. डोमेन नेचुरल नंबर होने का मतलब आप उसमें पुट क्या क्या कर सकते हैं? आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब उसमें पुट कर सकते हैं, और आपको मिलेगा क्या? आपको वापस मिलेगा नेचुरल, जो मिलेगा वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट होंगे, क्योंकि रेंज क्या होता है? सबसेट ऑफ कोडोमेन से ही निकलता है. इसलिए आपके पास डोमेन आप इसमें रख क्या सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ. तो आपको बताना है कि इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बारे में बताना है. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर 1, 1 आप 1, 1 को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, और 1, 1 को आपको डिफाइन करना सब स्टूडेंट्स को आता है. कैसे? लेट fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2 for all x1 comma x2 belongs to n. fx1, fx is equal to x square, then fx1 is equal to x1 square and fx2 is x2 square. ऐसे टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना. अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो होना क्या चाहिए? x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2. लेकिन क्या? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज नेचुरल नंबर मतलब जो स्टार्ट्स विद 1, 2, 3, 4 आर नेचुरल नंबर्स, है ना. इट डजंट कंटेन्स एनी नेगेटिव नंबर.
तो x क्या है, x डोमेन ही तो है, तो x1 इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, इस बार आपके पास आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर होता तो रियल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, लेकिन ये बोल रहा है नेचुरल नंबर, मतलब उसके इनपुट जो है वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, उसका इनपुट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो होना तो x1 इक्वल्स टू x2 प्लस माइनस x2 चाहिए, लेकिन नेगेटिव नंबर फंक्शन में इंक्लूड ही नहीं है, उसके डोमेन में नहीं है, इसलिए हम क्या लिखते हैं x1 इक्वल्स टू x2 लिखते हैं। तो x1 इक्वल्स टू क्या आ गया x2, तो क्या लिखेंगे, सिंस fx1 is equal to fx2, this implies x1 equals to x2, therefore fx is 1 function, fx is 1 function, fx is 1 function, clear? ओके, उसके बाद बात करते हैं फंक्शन की रेंज की, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। सुनो, रेंज कैसे पता करेंगे, बोर्ड पे देखना सारे स्टूडेंट्स, है ना, बहुत आसान है। अब हम रेंज पता करेंगे फंक्शन की, तो यहां पे मैं लिखता हूं रेंज। रेंज कैसे पता करते हैं, आपको पता है, आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे और जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आपकी रेंज होगी। तो आप आउटपुट के लिए कैसे करेंगे, मेरे साथ देखना, आपने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 2 3 4 ये सभी तो रखना आपको, आपने x की वैल्यू 1 रखी तो 1 स्क्वायर इज 1, आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 स्क्वायर इट इज 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 36 एंड सो ऑन, ऐसे, है ना। और इसका कोडोमेन आपके पास जो है, इसका कोडोमेन आपके पास जो है वो क्या आएगा आपके पास, कोडोमेन हम लिखते हैं इसका जस्ट अ मिनट, कोडोमेन। अगर हम बात करें इसके कोडोमेन की, तो इसका कोडोमेन आपके पास क्या आने वाला है, इसका कोडोमेन आपके पास आएगा, कोडोमेन है आपके पास नेचुरल नंबर n मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो मुझे बताओ कि इसका रेंज और कोडोमेन आर सेम और नॉट, रेंज और कोडोमेन आर सेम और नॉट, आर नॉट सेम, है ना। तो range and codomain are not same, hence we can say this function fx is not a onto function, it's an into function। तो फंक्शन जो है वो आपके पास 1 है और into है, मतलब इंजेक्टिव नहीं है, कौन सा है, सर्जेक्टिव है। अगर 1 ऑन टू दोनों होता तो हम कहते हैं फंक्शन कौन सा है आपके पास, इंजेक्टिव फंक्शन है। तो ऐसे आपको क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट लिखा है आपको, बस डोमेन एंड रेंज को रिप्लेस कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर रेंज को रिप्लेस कर दिया है जेड से, और एन आपके पास उसकी कोडोमेन को भी रिप्लेस कर दिया है जेड से। ऐसे ही जेड मतलब इंटीजर्स, है ना, जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर सारे इंक्लूडेड होते हैं, -1 1 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। रियल नंबर में सारे नंबर आते ही आपको पता है, नेचुरल नंबर्स में आपको बता ही चुका हूं। उसके अंदर फंक्शन बदल दिया, जेड क्यूब कर दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मुझे नहीं पता आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से पता है या नहीं पता, तो हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अच्छे से पता करेंगे, है ना। तो इसको मैं एक बार यहाँ पे लीव कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, उसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय fx इक्वल्स टू मॉड्यूलस x इज नाइदर 1 और नॉर ऑन टू, neither 1 nor onto, where modulus x is x if x is positive or 0 and modulus x is minus x if x is negative. Okay, listen and look at board. The function is defined from r to r. Function is defined from r to r. Function is defined from r to r and given by modulus x and given by modulus x. A function is defined from r to r and given by modulus x. We need to prove the function is 1 or onto, 1 or onto, or okay, we need to show that the function is neither 1 nor onto. Okay, first we will show the function is not an or 1 function. For 1 function, we will assume, we will let that
fx1, let us assume let fx1 is equal to fx2, fx1 equals to fx2. This implies fx is equal to modulus x, then fx1 मतलब x, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x है, अगर यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा x1, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा मॉड्यूलस x1, और fx2 आपके पास क्या हो जाएगा मॉड्यूलस x2, fx2 आपके पास क्या हो जाएगा मॉड्यूलस x2। अब आपको पता है r क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, तो जैसे ही मॉड्यूलस को आप क्या करेंगे, मॉड्यूलस को आपको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 ऐसा आ जाएगा। और अगर मॉड्यूलस की वैल्यू प्लस माइनस x2 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। ओके, फॉर ऑन टू फंक्शन, फर्स्ट फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन fx। देखो आप सबको पता है मॉड्यूलस फंक्शन मतलब जिसका आउटपुट जो होता है, मॉड्यूलस फंक्शन कौन सा होता है, जिसका आउटपुट जो होता है वो हमेशा आपके पास क्या हो, जिसका आउटपुट जो होता है वो हमेशा आपके पास क्या रहता है, एक पॉजिटिव नंबर रहता है, पॉजिटिव नंबर रहता है, मतलब इसका रेंज आपके पास क्या आएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं r प्लस या 0 टू इन्फिनिटी, r प्लस या 0 टू इन्फिनिटी। मॉड्यूलस फंक्शन का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 0 कामा इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड रहता है। ओके, और इसका आपके पास जो कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ fx इज r मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसका रेंज है 0 कामा इन्फिनिटी एंड इसका कोडोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बोथ आर नॉट सेम, सो वी विल से द फंक्शन इज नॉट an onto function, hence we have proved that the given function fx is neither 1-1 nor onto function. Okay, is it clear to anyone? I hope then it is clear to anyone. Okay, now question number 5, show that the signum function f such that r tends to r is given by fx equals to 1 if x is greater than 0, it is 0 if x equals to 0 and it is 1 if x is less than 0, is neither 1-1 nor onto। आपको ये भी बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि फंक्शन जो है वो आपके पास 1-1 और onto नहीं है। कैसे, देखो फंक्शन इज डिफाइंड इन R, defined in R and it is defined by a signum function. So if the value of x is less than 0, then we will get it will gives us -1. If value of x is less than 0, then we will get -1. If the value of x is 0, then function is equal to 0, and if x is greater than 0, then function will be equals to 1. देखो ये एक सिग्नम फंक्शन है जो आपको अगर समझ में आता है तो आई थिंक पढ़ा हुआ होगा, अपनी 11th क्लास में आपको सर ने पढ़ाया होगा, है ना, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़े थे, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपने पढ़े 11th क्लास के अंदर, है ना। अगर नहीं पढ़े तो कभी देखेंगे अपन क्लास में, जब पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा इनको अच्छे से। अभी तो बस आपको कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, बस इतनी सी बात है कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो फंक्शन आपके किसके इक्वल होगा, -1 के। अगर x की वैल्यू आपके 0 के इक्वल है, अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो आपका फंक्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। अगर x की वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है ना, तो आपके पास फंक्शन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो कुछ इतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू, x इक्वल्स टू 5 पे, तो 5 जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1। अगर मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं कि x इक्वल्स टू -3 पे फंक्शन की वैल्यू बताओ, x इक्वल्स टू -3 इज लेस देन 0, देन द फंक्शन विल बी इक्वल्स टू -1। अगर x की वैल्यू -3 है मतलब 0 से छोटी है, तो फंक्शन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 का। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा फंक्शन बोल रहा है, कौन सा, सिग्नम फंक्शन। ओके, आपको बताना है दिस फंक्शन इज नाइदर 1-1 नॉर onto। इस फंक्शन के दूसरे फॉर्मेट में भी हम लिखते हैं, अगर आप सब स्टूडेंट्स को पता हो तो ऐसे लिखते हैं इसको, मॉड्यूलस x अपॉन x, है ना, फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, लिसन, सॉल्यूशन to find 1-1. Okay, for 1-1 function, let us assume let fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2। अब देखो जरा, आपके पास है क्या,
अब fx1 इक्वल्स टू fx2 आप यहां पे ऐसे नहीं निकालेंगे, आपको थोड़ा अपने आप समझना पड़ेगा। कैसे? हम लिखेंगे इफ फॉर f1 इफ fx1 इक्वल्स टू fx2, अगर fx1 बराबर fx2 है, मतलब अगर मान लो कि fx1 की वैल्यू भी 1 है और fx2 की वैल्यू भी 1 है, fx1 की वैल्यू भी 1 है और fx2, आपको पता है फंक्शन की वैल्यू 1 कब कब आएगी? ईच वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, x की ईच पॉजिटिव वैल्यू के लिए, अगर x जहां जहां पॉजिटिव होगा x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपका फंक्शन हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। मतलब x की वैल्यू 1 है तब भी आपको क्या मिलेगा? 1। x की वैल्यू 2 है तब भी फंक्शन कितना मिलेगा? 1। x की वैल्यू 3 है तब भी फंक्शन क्या मिलेगा? 1। x की वैल्यू 4 है तब भी आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। क्यों? जहां जहां पे x ग्रेटर देन 0 है फंक्शन आपको हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या? ऐसे f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 1, f3 इक्वल्स टू 1, मतलब फॉर ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x वी गेट द फंक्शन इज इक्वल टू 1। x के प्रत्येक पॉजिटिव नंबर के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। x के देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज के लिए x की डिफरेंट वैल्यू में फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है, तो वी कैन से द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। आप ऐसे ही बताएंगे, क्या लिखेंगे? सिंस f1 इक्वल्स टू 1, f2 इक्वल्स टू 1, f3 इक्वल्स टू 1, और अगर आप निगेटिव लेना चाहे निगेटिव ले सकते हैं। f -1 पे क्या मिलेगा? जब x की वैल्यू 0 से लेस देन हो तो क्या मिलेगा? -1। अगर f की वैल्यू क्या है? -2 है, वो भी लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो क्या मिलेगा? -1। इफ f इज लेस देन x की वैल्यू -3 है तब भी आपको क्या मिलेगा? -1। तो आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले आपको 1 मिलेगा, आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले आपको -1 मिलेगा। तो कई सारी वैल्यूज पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है उन सब पे आपको क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। सारी नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -1.5 -1.2 सब के लिए आपको क्या मिलने वाला है? -1 मिलने वाला है। तो बहुत सारी वैल्यूज के लिए आपको एक ही वैल्यू है ना मिलने वाली है, इसलिए हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ मैनी वन फंक्शन। आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, सिंस देयरफॉर fx इज मैनी वन, fx इज मैनी वन और नॉट अ 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन ऐसे। अब बात है इसकी किसकी? ऑनटू के लिए। ऑनटू के लिए आपको रेंज और कोडोमेन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो आप लिखिए कोडोमेन ऑफ fx, कोडोमेन ऑफ f, फंक्शन f, कोडोमेन ऑफ f। कोडोमेन कितना है इसका? r, r मीन्स -∞ to ∞, एंड रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f, रेंज कितना हो जाएगा आपके पास? रेंज जो आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? या तो -1 मिलेगा या 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, तो रेंज आपको मिलेगा -1 0 एंड 1। चेक द कोडोमेन एंड द रेंज, कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल और नॉट। Easily, clearly we can say the codomain and range are not equal, so the function fx is not a onto function, it's an into function. Okay, तो बस आपको ये पूछा था उसने कि 1 1 into है या 1 1 onto है या नहीं, आपको प्रूव करना था कि function is not a 1 1, neither 1 1 nor onto function. This question number 5. Okay, now question number 6. Let a equals to 1, 2, 3, b equals to 4, 5, 6, 7. Let f equals to 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from a to b. Show that f is 1 1. आपको इसमें शो करना है कि f क्या है आपके पास? 1 1 फंक्शन है। कैसे शो करेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। a is defined by 1, 2, 3 and b is 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Okay, and f is 1, 4, 2, 5, 2, 5 and 3, 6. ऐसा be a function from a to b. फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम a to b। आपको बताना है f is 1 1 और नॉट। ओके,
आपको ये शो करना है कि फंक्शन 1 1 है ऑन टू है या 1 1 है या नहीं। तो मुझे बताओ 1 1 के लिए कंडीशन क्या है। या तो आपको जैसे अलजेब्रिक फॉर्म में दे दिया तो आप क्या लेकर चलते हो fx1 इक्वल्स टू fx2, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। इस बार हमें ऐसे पेयर के फॉर्म में, है ना, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमारे पास फंक्शन डिस्क्राइब्ड है। तो हम कैसे करेंगे। आपको पता है कि फंक्शन 1 1 कब होता है, अगर x की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपके पास फंक्शन की अलग अलग वैल्यू आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, आपके पास 1 1 फंक्शन है। तो देखो फ्रॉम द फंक्शन fx, फ्रॉम द फंक्शन f1 x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5 और x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 6। 1 रखा तो आपको 4 मिला, 2 रखा आपको 5 मिलेगा, 3 रखा आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 1 के लिए आपको 4 मिला, x इक्वल्स टू 2 पे आपको 5 मिला, x इक्वल्स टू 3 पे आपको 6 मिला। तो मुझे बताओ x की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज मिल रही है नहीं मिल रही। तो क्या लिखेंगे, सिंस if x1 is not equals to x2, this implies fx1 is not equals to fx2। अगर x की वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू भी आपस में इक्वल नहीं है। therefore f is an 1 1 function, is an 1 1 function। इतना सा लिखना है, कुछ खास नहीं है बस, है ना। अगर हमने x की वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है हमारे पास इक्वल नहीं आ रही है। मतलब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपके पास फंक्शन की भी अलग अलग वैल्यूज आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है, 1 1 फंक्शन है। क्लियर है, ओके। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, बाइजेक्टिव है या नहीं। तो आपको पता है अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया तो हम कह देंगे वो कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन है। आगे क्या लिखा है, जस्टिफाई योर आंसर। आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज f such that r tends to r defined by fx equals to 3 minus 4x। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि फंक्शन बहुत इजीली डिफाइन है ना, कि fx is equal to 3 minus 4x, 3 minus 4x and it is defined in r, okay, defined in r। ये फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है और फंक्शन डिफाइन कैसे है, 3 माइनस 4x। आपको बताना है कि ये 1 1 और ऑन टू है यानी 1 1 है, ऑन टू है ना। और बस आपको ये बताना, 1 1 के लिए आप क्या करते हैं, fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चलेंगे। तो 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 से -4, x1 इक्वल्स टू x2। मतलब फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। उसके ने बात किसकी करेंगे हम, उसके ने बात हम करेंगे रेंज की। तो हमें कोड बताना है ना, ऑन टू फंक्शन है तो रेंज कैसे पता करेंगे, देखो बहुत इजी है। रेंज के लिए आप x की कुछ भी वैल्यू रखते जाए आपको वैल्यू, या फिर आप y की इक्वल मान लें, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, देन 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y, देन x इक्वल्स टू 3 माइनस y अपॉन 4। तो मुझे बताओ ये फंक्शन कहीं पर भी क्या इन्फिनिटी बनेगा क्या, इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा क्या, इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब इसका आपके पास रेंज जो है, इसका रेंज जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट मीन्स r, रियल नंबर है ना। रेंज आपके पास रियल नंबर है और आपके पास कोडोमेन भी रियल नंबर है। रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल, देन वी विल से द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हेंस दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इतना इजी सा है तो इसलिए मैंने कहा आप कर लेंगे, बहुत आसान है। उसके अंदर देखो इसका सेकंड पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा है, f such that r tends to r and fx is equal to 1 plus x square। इजीली बता सकते हैं कैसे, fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको बताना है कि फंक्शन 1 1 है, मैं जल्दी से लिख रहा हूं बस, है ना, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस कर पाए। fx1 इक्वल्स टू fx2, fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस x1 स्क्वायर एंड 1 प्लस
x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2. why plus minus x2? because the domain of function is R, real number, and real number contains positive and negative है ना numbers. okay, so we will say this function is many one, not a one one, it's a many one function, many one for onto. देखो ओके सुनो, अब आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देखो आप इसमें रख क्या सकते हैं, आप इसमें 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा. फिर आप इसमें 1 रखेंगे तो आपके पास 2 मिलेगा, फिर 2 रखेंगे आप तो आपके पास क्या मिलेगा, 5 मिलेगा. तो इसकी वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है. देखो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0, सॉरी मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और 0 में अगर 1 ऐड होगा तो इसकी कम से कम एटलीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन है ना कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 1. मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा 1 2 3 4 आगे बढ़ता जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपके पास 1 और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास मिलेगी इन्फिनिटी. तो कई बार ऐसे भी हमें पता करना होता है, y के इक्वल नहीं मानकर भी हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, y के इक्वल से भी पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादा आसान है. रेंज आपको क्या मिल गया, 1, क्यों हमें पता है जो आउटपुट मिलता है वही आपके पास क्या होता है, रेंज होता है. तो यहां पर आप इस फंक्शन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, आपको पता है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0. तो इसकी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0. मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और 0 में 1 ऐड होगा तो आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी आएगी, 1. आगे तो x की वैल्यू आप 1 2 3 4 जैसे जैसे रखते जाएंगे, x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. तो मिनिमम वैल्यू आपको मिलने वाली है वो 1 मिलने वाली है, और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक कुछ भी मिल सकती है. तो आपका रेंज कितना हो गया इसका, 1, इन्फिनिटी. रेंज आपको मिल गया. कोडोमेन आपको पता है R, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे फंक्शन जो है वो आपके पास ऑनटू भी नहीं है. मतलब ये फंक्शन ना तो मैनी वन है, सॉरी ना तो 1 1 है, और ना ही ये फंक्शन कौन सा है, ऑनटू फंक्शन है. तो ये मैनी वन और इनटू है. ओके, एक क्वेश्चन हो गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7. उसके क्वेश्चन नंबर 8, लेट A and B be two sets है ना, शो दैट फ्रॉम F such that A cross B tends to B cross A such that F AB equals to BA is bijective function. देखो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी उसने, और लैंग्वेज को जितना अच्छा हम पढ़ेंगे उतना अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा. देखो क्या लिखा है, लेट A and B be sets, A और B दो सेट आपके पास है, and function is defined from A cross B to B cross A, A cross B to B cross A, and function is defined by FAB is equal to B comma A, FA comma B is equal to B comma A. अब कई स्टूडेंट्स को हो सकता है कि इस क्वेश्चन को देखकर प्रॉब्लम हो. आई थिंक आपको कंसेप्ट सब बच्चों को आता है कि सर 1 1 हम कैसे पता करते हैं, ऑन टू कैसे पता करते हैं, मैनी वन कैसे पता करते हैं, है ना, इनटू कैसे पता करते हैं. ये सब तो क्लियर है सबको, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बात किसकी, अब ये फंक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया. अब ये फंक्शन आपके पास आ गया कैसे, FA कॉमा B इज इक्वल टू B कॉमा. इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप सबको पता है, क्या पता है हम सबको, कि अगर हम किसी, जैसे हमारे पास ऐसा कहीं पर लिखा है fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू y, अगर ऐसा कहीं पर, तो यहाँ पे जो x लिखा होता है ये तो हमें पता है क्या होता है, डोमेन होता है ना, और यहां पर ये जो y आपको मिलता है वो आपके पास क्या होता है, रेंज होता है. यही तो होता है. ओके सुनो, अब उसने क्या कहा है, A कॉमा B इज इक्वल टू B कॉमा A, आपको ये मिलेगा. तो आप जैसे यहां पर, जैसे अगर आपने लिखा 1 कॉमा 2, मान लो A की वैल्यू आपने 1 ली, B की वैल्यू 2 लिखी, तो आपको क्या मिलेगा, 2 कॉमा 1. अगर आपने लिखा 4 कॉमा 5 तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 कॉमा 4. अगर आपने 2 कॉमा 1 लिखा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 कॉमा 1 लिखा था आपको, सॉरी आपको मिल जाएगा 1 कॉमा 2. 2 कॉमा 1 का क्या मिल जाएगा, 1 कॉमा 2. आपको बताना है कि ये 1 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं. तो देखो कितना क्वेश्चन है, बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव मतलब जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. तो सबसे पहले 1 1 के लिए देखेंगे, बहुत आसान सा है ना, एकदम ईजी है. 1 1 फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 के लिए क्या होता है, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको क्या मिलता है, फंक्शन की भी अलग अलग वैल्यू मिल जानी चाहिए. ऐसा ही तो होता है कि अगर फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज है तो x, अगर फंक्शन की सेम वैल्यू है fx1 इक्वल्स टू fx2, तो आपके पास फंक्शन की x की वैल्यू भी सेम मिल जानी चाहिए. या फिर क्या,
कि अगर हमारे पास x की वैल्यू डिफरेंट है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, मेरे साथ देखते जाएं। हम x की कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं। सब लेट x1 इज इक्वल टू a कॉमा b। x1 आपने क्या ले लिया, a कॉमा b, यहाँ पे फंक्शन के अंदर रखेंगे। एंड x2 इक्वल्स टू c कॉमा d, है ना। x1 x2 इक्वल नहीं है ना, x1 x2 इक्वल नहीं है तो आप फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, है ना। तो अब नाउ fx1 क्या आया, नाउ fx1 आपके पास क्या आ जाएगा, fx1 मतलब f a कॉमा b, होता ही x कॉमा y है लेकिन मैं x1 माना हूं, f a कॉमा b। और f a कॉमा b किसके बराबर आएगा, ये आपके पास आएगा b कॉमा a के। और fx2 मतलब f c कॉमा d, तो c कॉमा d क्या हो जाएगा, d कॉमा c। तो देखो अगर आपने x की वैल्यू सेम नहीं ली, x की वैल्यू सेम नहीं थी ना आपके पास, तो मुझे बताओ क्या फंक्शन की वैल्यू सेम आई है, क्या नहीं आई है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस x1 is not equals to x2, this implies fx1 is not equals to fx2, fx1 is not equals to fx2। if, है ना, आपके पास क्या हो जाएगा, x1 is not equals to, this implies fx1 बराबर is not equals to fx2, therefore fx या f is 1 1। या तो आप ऐसे करें, वरना आप कहते हैं सर जैसे आपने पहले करवाया था हमें तो वैसे ही बताओ आप, तो ठीक है हम वैसे बता देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 1 1 को देखो हम ऐसे भी बता सकते हैं, कैसे 1 1। बस ध्यान से देखते रहो, हर चीज इतनी अच्छे से समझ में आ जाएगी ना आपको, है ना, आगे कभी नहीं भूलेंगे फिर। ओके सुनो, 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं क्या, कि fx1 इज इक्वल टू fx2। यहाँ पर x1 नहीं है, a और b दे रखा है, तो हम ऐसे मान लेंगे f a1 b1 इक्वल्स टू f a2 b2। मेरी बात समझ के हम क्या मान लेते हैं, a1 b1 इक्वल्स टू a2 की, इस बार आपके पास fx होता है, x की जगह क्या है ab है, तो x1 लिखेंगे, x1 मतलब a1 b1। या अगर आप ऐसे स्टार्ट से मानना चाहो तो स्टार्ट से लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। सारे बच्चे ध्यान से देखना, देखो फंक्शन हमारे पास जनरली होता क्या था, फंक्शन होता था fx होता, मतलब x की जगह ये आया है ना, ये किसकी जगह आया है, ये x की जगह पे, ये किसकी जगह आया आपके पास, x की जगह पे आया है। तो x1 का मतलब इनकी जगह क्या रख देंगे, 1 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा f a1, ये हो जाएगा आपके पास f a1 कॉमा b1 इक्वल्स टू fx2, मतलब x यहाँ पे x2 आएगा, x2 मतलब कितना f a2 कॉमा b2। ये अब इसकी वैल्यू बताओ, अगर ab होता तो उसकी वैल्यू कितनी आती, ba। यहाँ पर a1 b1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, b1 a1। और यहाँ पर f a2 b2 लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, b2 a2, वैल्यू कितनी आएगी, b2 a2। अब दोनों दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या है, इक्वल है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कैसे होते हैं, जब उनके फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल हो और उनके सेकंड एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो दिस इंप्लाइज b1 इक्वल्स टू b2 एंड a1 इक्वल्स टू a2। पहले एलिमेंट आपस में बराबर है, दूसरे एलिमेंट आपस में बराबर है, मतलब ये आप x की वैल्यू जो है वो आपस में क्या है, बराबर। तो क्या लिखेंगे, सिंस f a कॉमा b f a1 कॉमा b1 इक्वल्स टू f a2 कॉमा b2 f a2 कॉमा b2, दिस इंप्लाइज b1 a1 इज इक्वल टू b2 a2। ये आपस में इक्वल आ गए, इसलिए हम क्या कहेंगे, द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। आप चाहे तो ऐसे कर ले, आप चाहे तो ऐसे कर ले, दोनों ही आसान है, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। ऐसे भी 1 1 प्रूफ हो सकता है, ऐसे भी 1 1 हम प्रूफ कर सकते हैं। अब बात है इसकी किसकी, आपको बताना है ऑन टू। तो फंक्शन के ऑन टू होने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज में अगर हम बात करेंगे तो रेंज के लिए सबसे पहले कोडोमेन देख लेते हैं, है ना, कोडोमेन। देखो अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि कोडोमेन क्या है, बी क्रॉस है ना, मतलब इसमें सारे एलिमेंट है, बी और बी क्रॉस है, बी कॉमा ए सी कॉमा बी, ऐसे सारे ए बी बी सी सी ए जितने भी एलिमेंट सारे आ जाएंगे। आपको क्या मिलेगा,
देखो रेंज क्या होता है, रेंज जो बाहर मिलता है, बाहर अगर आपने a कॉमा बी लिखा तो आपको क्या मिला b कॉमा ए। ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपने a कॉमा बी लिखा तो आपको क्या मिला b कॉमा ए। लेकिन अगर आपने b कॉमा ए लिख दिया होता तो आपको क्या मिल जाता a कॉमा बी। मतलब सब वैल्यू आपको मिल जाएगी जो जो आप लिखेंगे, है ना। b क्रॉस ए क्या है, इसको आप थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझे, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं। जैसे a आप सपोज करें कि आपके पास क्या है 1,2 है ना, और b आप सपोज करें कि आपके पास क्या है a, b ऐसे। तो a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b, a क्रॉस b आपके पास होगा 1,a 1,b 2,a 2,b 2,a 2,b ऐसा। और b क्रॉस a क्या होगा, b क्रॉस a जाने कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, b कॉमा a क्या होगा a, 1, ये a पहले दोनों से कनेक्ट होगा तो a, 1 a, 2 b, 1 b, 2 b, 1 b, 2 ऐसे ये आएगा कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। अब उसने क्या कहा है, इससे इसमें डिफाइन है, इससे इसमें डिफाइन होने का मतलब आपके पास क्या है a क्रॉस b से किसमें डिफाइन है, b क्रॉस a में। ये तो आपके पास क्या हो गया, डोमेन हो गया। ये तो आपके पास क्या हो गया, ये तो आपके पास हो गया डोमेन। ये तो आपके पास क्या हो गया, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये तो आपके पास हो गया डोमेन, है ना। और ये आपके पास क्या हो गया, कोडोमेन। ये डोमेन हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, कोडोमेन। क्यों, क्वेश्चन लिखा है ना, a क्रॉस b से किस में डिफाइन है, b क्रॉस a में डिफाइन है। अब कोडोमेन और डोमेन हमें रेंज पता करनी है, तो रेंज कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं रेंज पता कर रहा हूं। रेंज कैसे पता होती है कि जब हम डोमेन रखते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो आपका क्या होता है, रेंज होता है। तो डोमेन में क्या क्या है, ये एलिमेंट है तो इनको हम रखते हैं। तो मुझे बताओ 1,a रखोगे, अगर आप 1,a रखोगे 1,a तो आपको क्या मिलेगा a, 1। अगर आप 1,b रखोगे 1,b रखोगे तो आपको क्या मिलेगा b, 1। अगर आप 2,a रखोगे 2,a रखोगे तो आपको क्या मिलेगा a, 2। अगर आप 2,b रखोगे तो आपको क्या मिलेगा b, 2। तो मुझे बताओ क्या कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, आपको इक्वल मिल रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे ये फंक्शन जो है वो कौन सा है, ऑन टू फंक्शन। आप ऐसे एक एग्जांपल लेके भी इसको अच्छे से समझा सकते हैं, या तो ऐसे समझाएं, वरना मैं दूसरा तरीका आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं। आप ऐसे एग्जांपल लेके समझा सकते हैं कि भाई ऐसे बराबर हुआ है और बराबर हो रहा है, तो हम यहाँ से इजीली क्लियरली हम देख सकते हैं क्या कि इसका कोडोमेन और रेंज आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो आपके पास कौन सा है, ऑन टू फंक्शन है। ये तो हमने 1 का यहाँ पे सीखा है। और तरीके से अगर हम इसको देखें रेंज को, तो हम कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखना। रेंज इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, b, a टाइप के। तो b, a टाइप के कौन से होंगे, ये होंगे b, a टाइप के। तो यहाँ पे रेंज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, b क्रॉस a। एंड आपके पास कोडोमेन कितना हो जाएगा, कोडोमेन भी आपके पास है b क्रॉस a, b क्रॉस, क्योंकि ये एलिमेंट जो है b, a, तो b मतलब b का एलिमेंट, a मतलब a का एलिमेंट। तो ये कौन सा मिल रहा है, b क्रॉस a का एलिमेंट मिल रहा है। ये तो डोमेन दिया था आपने, ये रेंज मिली थी आपको, तो रेंज किसका है, b क्रॉस a का एलिमेंट है। और इसका कोडोमेन भी कितना है, b क्रॉस a। तो f इज ऑन टू फंक्शन, है ना। आपको दिमाग में अपने आप रहना चाहिए, वो मैंने एग्जांपल से समझाया कि ऐसा क्यों होता है। लिखेंगे आप इतना सा लिखेंगे तब भी आपके लिए बहुत है। बात में ये समझ गए, 1 को आप चाहें तो ऐसे प्रूव करें या आप ऐसे शो करें, है ना। रेंज और इसके ऑन टू को आप ऐसे बता दें, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बस दिमाग में आपको क्या रखना है, मैंने एग्जांपल से बता दिया कि ऐसा ट्रू क्यों है, ऐसा मैंने क्यों लिख दिया है, वो मैंने वहां पे थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है आपको। तो अच्छे से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन कैसे बनने वाला है। मेरी बात शायद सब बच्चे समझ गए होंगे। सॉरी, उसके अंदर देखो मैं एक दो, हमारे पास कितने 4 क्वेश्चंस और बाकी हैं। तो 4 क्वेश्चंस में पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, लेट f such that r tends to r be defined as fx equals to 3x। चूज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर हो fx इक्वल्स टू 3x। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखना है 1 है या नहीं। तो 1 के लिए आप क्या करते हैं, fx1 इक्वल्स टू fx2। आप 1 के लिए क्या करते हैं, fx1 इक्वल्स टू fx2। तो आप लिखेंगे 3x1 इक्वल्स टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x1 इक्वल्स टू x2, मतलब फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा 1 1। अब 3x है तो 3x में बताओ मुझे आउटपुट क्या क्या मिलेगा आपके पास,
आउटपुट आपके पास आपने 1 रखा तो 3 मिल जाएगा, 2 रखा 6 मिल जाएगा। क्या उसमें कभी 1 मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा सर। x की वैल्यू 1/3 रख दो तो 1 मिल जाएगा। कभी 2 मिलेगा क्या सर? 2/3 रख दो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब मिलेगा क्या? रेंज इसका क्या होगा? सब कुछ मिल जाएगा। रेंज क्या होगा? सब कुछ। रेंज भी अगर आप वैसे करना चाहो कि फंक्शन कैसे डिफाइन है 3x, तो मैंने कहा था रेंज कैसे निकालते हैं, y के इक्वल मान लो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y/3। और ये कभी इन्फिनिटी बन रहा है क्या? इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब इसका रेंज आपके पास कितना हो गया? रेंज आपके पास r हो गया। और इसका कोडोमेन जो है वो भी r है। तो हम कहेंगे ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। 1 1 हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ऑन टू हम अब प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया आपके पास? बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। उसके बाद में आपको तो उसने पूछा कौन सा, तो 1 1 ऑन टू है। इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है ना। ओके, उसके ने क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? f such that r tends to r be defined as fx equals to x to the power 4, है ना। चूज द करेक्ट आंसर। इस बार आपके पास जो फंक्शन लिखा है कैसे लिखा है? fx equals to, इस बार आपके पास लिखा है fx equals to x to the power 4। तो 1 1 के लिए आप क्या करेंगे, मतलब चेक करेंगे 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए कैसे चेक करेंगे? let fx1 is equals to fx2 and fx1 की वैल्यू x1 to the power 4 and x to the power 4। इवन पावर है, इवन पावर जब हटाते हैं हम तो आपके पास क्या हो जाता है? प्लस माइनस दोनों आते हैं। क्यों? क्योंकि डिफाइन किससे किस में है? r में, और r में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। मतलब फंक्शन आपके पास कौन सा हो गया? 1 1 नहीं है, फंक्शन आपके पास कौन सा है? मैनी 1 है। पहली बात तो मैनी 1 है। उसके ने बात करते हैं ऑन टू की या इनटू की। तो कैसे पता करेंगे? आपने x की वैल्यू 1 रखी तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2x टू द पावर 4 हमेशा आपको पता है पॉजिटिव नंबर मिलेगा। आप ऐसे कर लो, आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की? रेंज ऑफ fx इज ऑलवेज 0 to इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव नंबर। और इसका कोडोमेन आपके पास क्या है? कोडोमेन आपके पास है इसका r मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा? इनटू फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है वो मैनी 1 इनटू है। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 11। उसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? लेट, इसको मैं थोड़ा जल्दी से करवा देता हूँ। सर कितना टाइम बचा एक बार देखना। 4 मिनट्स, ओके 3 मिनट्स, ओके देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? ए आपके पास लिखा है r-3, है ना। और बी आपके पास क्या लिखा है? बी आपके पास लिखा है r-1। कंसिडर द फंक्शन, और फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में डिफाइन है, इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2, x इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, x माइनस 3। आपको बताना है कि ये 1 1 ऑन टू है, जस्टिफाई करना है। तो बहुत इजी है ये, तो आई थिंक सब बच्चों को पता भी होगा कैसे करेंगे। टू चेक 1 1, क्या करेंगे? सबसे पहले लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 की जगह आप fx1 की वैल्यू रख देंगे x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। और fx2 क्या हो जाएगा आपके पास? x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लिख देते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 और x2 माइनस 2। क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, है ना। और ये आपके पास कितना हो जाएगा? x1, ऐसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था आपको क्वेश्चन। 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। तो देखो 6 इज कैंसल्ड आउट विद 6, x1 x2 इज ऑल्सो कैंसल्ड विद x1 x2। x1 वाली टर्म्स आप एक तरफ ले आओ और बिना x1 वाले इधर, तो माइनस 3x1 प्लस 2x1, और x2 वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ तो इसको उधर ले जाएंगे आप, तो माइनस 3x2 प्लस 2x2। तो ये आपके पास कितना हो गया? माइनस का x1 और ये माइनस के x2। माइनस इज कैंसल्ड विद माइनस, देन x1 इज इक्वल टू
x2। अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो आप कहेंगे फंक्शन कौन सा है आपके पास, 1 1 फंक्शन है ना। फिर रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नाउ लेट फंक्शन को y के इक्वल मान लेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब जो फंक्शन y के इक्वल है उसे x के इक्वल लाना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x वाले टर्म्स एक तरफ ले आओ, तो xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। यहां से आप x कॉमन ले लेंगे, आपको मिलेगा y माइनस 1 3y माइनस 2। तो यहां से x मिलेगा आपको 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो इसमें मुझे बताओ आप क्या पुट नहीं कर सकते कि सर इसका डिनोमिनेटर y इक्वल्स टू 1 पे 0 हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर y इक्वल्स टू 1 पे 0 हो जाएगा। तो इसमें सर हमको सब कुछ मिल सकता है, हमें क्या नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो इसका रेंज आपके पास क्या आ गया, r माइनस 1। रेंज आपके पास r माइनस 1 है। कोडोमेन कौन है, b, और b क्या है, r माइनस 1। कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और फंक्शन कौन सा हो गया, ऑन टू। तो बेटा आज इस क्लास में हम इतना करते हैं, बाकी अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू।